हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन में रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, मैं योगेश कुमार, केमिस्ट्री बॉस, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इससे पहले मैंने आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की ट्रिक बताई थी बेटा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इसमें रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। इसको कैलकुलेट करना नहीं पढ़ेंगे, केवल हम कंपैरिजन करनी पड़ेंगे बेटा। दो मॉलिक्यूल आपको एग्जाम में गिवन होंगे और उन मॉलिक्यूल की आपको रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, कैलकुलेट करने का मतलब है कंपैरिजन करनी पड़ेगी। ठीक है ना, किस मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है, किस मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी आपकी कम है। ठीक है, चलिए, तो एक्चुअल में रेजोनेंस एनर्जी क्या है। देखो, रेजोनेंस एनर्जी के लिए ज़रूरी है कि मॉलिक्यूल में या आयन में क्या होनी चाहिए बेटा, रेजोनेंस आनी चाहिए। ठीक है ना, रेजोनेंस होनी चाहिए उसमें। ठीक है ना, तो अगर रेजोनेंस नहीं है तो उसमें रेजोनेंस एनर्जी की बात हम नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि उसमें मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए बेटा, या आयन में क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो अगर जिस बच्चे को रेजोनेंस के बारे में पता है उसी को बच्चों ये रेजोनेंस एनर्जी समझ में आएगी। ठीक है, चलिए, तो रेजोनेंस एनर्जी का कंजुगेशन यानी कि पाई पाई का कंजुगेशन मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था, और मुझे उम्मीद है कि आपको कंजुगेशन के बारे में या रेजोनेंस के बारे में मालूम होगा। ठीक है, अब देखो, जैसे कि हम ऑर्डिनरी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जिस मॉलिक्यूल की या आयन की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, आपकी कम हो जाती है। तो रेजोनेंस एनर्जी बढ़ने से क्या होती है बेटा, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन ये जो रेजोनेंस एनर्जी होती है, रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही स्टेबिलिटी भी क्या होगी उसकी, बोलो, ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। ठीक है ना, अब ऐसा हमेशा नहीं होगा, जनरली होगा। ऐसा क्या होगा, जनरली। ठीक है ना, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसों में क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि रेजोनेंस एनर्जी केवल वहीं पाई जाएगी जहाँ पर कंजुगेशन होगा, रेजोनेंस एनर्जी होगी। ठीक है, चलिए बेटा, अब देखिए, ये कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस होगा, ठीक है ना, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा बच्चों, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी आपकी रेजोनेंस एनर्जी होगी। ठीक है ना, उतनी ही ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी आपकी। ठीक है ना, यानी कि रेजोनेंस का एक्सटेंट जितना ज़्यादा होगा, यानी कि मोर रेजोनेंस मोर विल बी द रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है ना, तो रेजोनेंस बढ़ने से आपकी रेजोनेंस एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, ये रेजोनेंस एनर्जी जो होती है बच्चों, ये आपके किसी एक मॉलिक्यूल की या आयन की एनर्जी नहीं होती है। एक्चुअल में ये जो रेजोनेंस एनर्जी होती है, ये एक प्रकार की डिफरेंस एनर्जी होती है। क्या होती है ये, डिफरेंस एनर्जी। इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम, देखो, ये एक प्रकार की, इसको ऐसे करते हैं हम कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, कहने का मतलब ये होगा, रेजोनेंस एनर्जी एक प्रकार का एनर्जी का डिफरेंस होता है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि रेजोनेंस एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि ये एक्चुअल में किसी एक मॉलिक्यूल की एनर्जी नहीं होती, ये एनर्जी का डिफरेंस है। अब बताओ कैसी एनर्जी का डिफरेंस होता है। देखिए, मान लीजिए हम बात करते हैं, मैं एक यहाँ पर कंजुगेशन लिखता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पर लिखा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड, और मैंने यहाँ पर लिखा NH2। अब मुझे ये बताइए, क्या इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस है। तो ये लोन पेयर यहाँ पर इस तरह से बेटा डीलोकलाइज करेंगे। ठीक है ना, तो डीलोकलाइज करने से जो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, वो ये बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ आ जाएगा आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव को कम कर देगा ये इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनेंगे बेटा। ठीक है, अब देखिए, इसको हम मान रहे हैं फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको मान रहे हैं हम सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है आपके। अब एक्चुअल में अगर बात करें हम
तो इन दोनों को मिला के बनाया जाता है बेटा क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बनाया जाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया जाता है। और वो जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है गाइस, वो ही रियल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। और ये स्ट्रक्चर आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है, ये मोर स्टेबल होता है, यही रियल स्ट्रक्चर होता है और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो कैसे बनाते हैं, देखो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर मैंने आपको बता रखे हैं बच्चों कि जब भी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने हो तो सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड आप लगा लो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड का करैक्टर आ गया है और यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड का करैक्टर आ गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आ गया बेटा, यहाँ पहले यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो रेजोनेंस एनर्जी हमने क्या बताई थी, रेजोनेंस एनर्जी हमने बताई थी बेटा कि जो मोस्ट स्टेबल हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वो उसकी एनर्जी, ठीक है, जो इसकी एनर्जी होगी अपने आप कोई ना कोई बेटा, तो इसकी एनर्जी और जो आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं, जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है ना, उसकी एनर्जी का डिफरेंस होता है। जैसे इन दोनों फर्स्ट और सेकंड में अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट वाला है ना, ये आपका मोर स्टेबल होता है। मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बताई थी, जो न्यूट्रल स्पीसीज होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, इसकी एनर्जी और ये जो फर्स्ट है इसकी एनर्जी का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, आपका रेजोनेंस एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन वगैरह कभी नहीं पूछी जाती, कैलकुलेट करने को भी नहीं आएगी, इसको कैलकुलेट करते हैं हम आपकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के द्वारा, ठीक है। तो एक्चुअल में हमें करना क्या है बेटा, कंपैरिजन करनी है, ठीक है ना। तो देखिए एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आएगा सीधा हम उसी की बात करते हैं, वो पूछेगा आपसे कंपैरिजन के बारे में। किसके बारे में, कंपैरिजन के बारे में। देखिए कंपैरिजन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी के बारे में आपसे पूछेगा। तो मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ, देखो, ठीक है। दो मॉलिक्यूल के बीच में जब भी आपसे पूछेगा किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, ठीक है ना, तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, जिससे आप क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कंपैरिजन आसानी से कर लेंगे आप किसका, रेजोनेंस एनर्जी का, ठीक है गाइस। चलिए बेटा, तो देखो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं गाइस, ठीक है ना, क्या होते हैं वो, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, यहाँ पर रेजोनेंस सबसे ज़्यादा होती है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी एरोमेटिक कंपाउंड की होगी, पहला पॉइंट ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आप याद रखेंगे नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना। तो ये मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी आपको बताया है, नॉन एरोमेटिक। और उसके बाद में आते हैं बेटा एंटी एरोमेटिक। क्या आते हैं, एंटी एरोमेटिक। और मैंने आपको बताया था एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, तो इनकी रेजोनेंस एनर्जी आपकी सबसे कम होगी। तो पहला पॉइंट देखेंगे आप कि कंपाउंड एरोमेटिक तो नहीं है, ठीक है, नॉन एरोमेटिक तो नहीं है, एंटी एरोमेटिक तो नहीं है, तो ये वाला रूल लगाएंगे, ठीक है। सेकंड रूल है, सेकंड पॉइंट रूल है, आप पॉइंट डाल लीजिए कि मोर रेजोनेंस, जितनी ज़्यादा रेजोनेंस होगी, ठीक है ना, मोर रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है, ये होगा आपका सेकंड पॉइंट। रेजोनेंस देखेंगे, रेजोनेंस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही रेजोनेंस एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तीसरा पॉइंट होता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव मोर रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। दो प्रकार के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट आरएस जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं नॉन इक्विवेलेंट की कंपैरिजन में। तो जब मैं इस पॉइंट को बताऊंगा तो आपको बता दूंगा इक्विवेलेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में ये होगा पॉइंट नंबर 3। और पॉइंट नंबर 4 देखिए, एक्सटेंडेड कंजुगेशन, ठीक है ना, एक्सटेंडेड कंजुगेशन भी दो प्रकार का मिलेगा आपको गाइस। एक्सटेंडेड कंजुगेशन हैज़ मोर रेजोनेंस एनर्जी। अगर किसी में एक्सटेंडेड कंजुगेशन है तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी किसकी कंपैरिजन में गाइस, क्रॉस कंजुगेशन में, ठीक है, क्रॉस कंजुगेशन। क्लियर है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे।
और नंबर 5 पे देखते हैं हम, अगर ये ऊपर वाले रूल सारे फेल हो जाते हैं तो फिर हम निकालते हैं ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट। कौन सा? फिर नंबर 5 पे हम देखते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है ना। ओवरलैपिंग में आप जानते हैं 2p सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होता है, उसके बाद में 2p और 3p होता है, उसके बाद में होता है आपका 2p और 4p। ऑर्बिटल का साइज़ अगर बढ़ेगा तो ओवरलैपिंग करने की जो टेंडेंसी है ऑर्बिटल की वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और रेजोनेंस क्या है बेटा? रेजोनेंस एक प्रकार का ओवरलैपिंग का ही कंसेप्ट होता है, ठीक है ना। चलिए नंबर 6 पॉइंट आता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। कौन सा पॉइंट आता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट हैं कंपैरिजन करने के बेटा रेजोनेंस एनर्जी के। क्लियर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये 6 के 6 पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए हमेशा। चलिए एक एक को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट मैंने बताया था आपको, बोलो क्या बताया था? कि एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उसके बाद में आते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और गाइस सबसे लास्ट में आते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो अगर ऐसी कंडीशन कहीं है तो एरोमेटिक कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब देखिए एग्जांपल बेटा, एक एग्जांपल हमारे पास में ये है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक हमारे पास ये है, और बच्चों एक हमारे पास है ये है, यहाँ देखिए ये आ गया हमारे पास में नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, और बच्चों एक हमारे पास हो गया ये, ठीक है। तो आप कंपैरिजन करिए इनकी रेजोनेंस एनर्जी की, क्या बताना कि किसकी रेजोनेंस एनर्जी आपकी ज़्यादा होगी। इसको हम फर्स्ट मान रहे हैं, इसको सेकंड मान रहे हैं, और इसको हम थर्ड मान रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो आप देखेंगे जो पहले वाला मॉलिक्यूल है बेटा, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया आपका, ठीक है ना। और अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ना तो ये एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अगर किसी बच्चे को एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक में क्या नाम है डिफरेंस नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो मेरी लास्ट वाली वीडियो देख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। उसमें मैंने आपको यही बताया है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक के बारे में, ठीक है। चलिए तो इनमें अगर आप बात करेंगे रेजोनेंस एनर्जी की, तो रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? फर्स्ट की सबसे ज़्यादा होगी गाइस, उसके बाद सेकंड की होगी, और उसके बाद क्या होगी? थर्ड की होगी, ठीक है। तो ये होगा रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर। क्लियर बात है? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा देखिए बेटा, दूसरे की बात करें, मैंने आपको बताया था कि बच्चों मोर रेजोनेंस, जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा, ठीक है ना, मोर रेजोनेंस, उतनी ही रेजोनेंस एनर्जी आपकी क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी। क्लियर है? चलो एक मैं देता हूँ एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है ये देखिए, एक एग्जाम्पल ये है हमारे पास में, और गाइस एक हमारे पास है ये वाला एग्जाम्पल देखिए, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर, और ये तो बच्चों क्या है आप पहचान गए होंगे, ये तो ट्रोपाइलियम कैटायन है। तो अगर हम देखें तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है गाई, और बच्चों इसमें कितने हमारे पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है और ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो अब दोनों ही एरोमेटिक कंपाउंड है, तो भैया जिसमें ज़्यादा रेजोनेंस होगी उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो मोर रेजोनेंस किस में है? इसमें है, ठीक है ना। तो रेजोनेंस एनर्जी इसकी होगी, ठीक है ना। तो मोर रेजोनेंस और, ठीक है ना, मोर रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर है? यहाँ पे देखो केवल डबल, सिंगल और पॉजिटिव का कंजुगेशन है, यहाँ पर ज़्यादा कंजुगेशन है ना, तो मोर रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर है? ये होगा हमारा पॉइंट नंबर सेकंड। चलिए पॉइंट नंबर थर्ड की बात करते हैं हम। देखो पॉइंट नंबर थर्ड, इक्विवेलेंट आरएस जो होते हैं हैव मोर रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। चलिए पहले आप समझिए गाइस इक्विवेलेंट आरएस क्या होते हैं। देखो इक्विवेलेंट आरएस वो होते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज जो होता है आपका, वो सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक ही एटम के ऊपर रहता है। जैसे इसकी बात करते हैं हम एसीटेट आयन की। क्लियर है?
ठीक है। तो अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे गाइस, तो ये यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है ना। यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये दोनों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, फर्स्ट और सेकंड, ये सारे के सारे क्या है, दोनों के दोनों इक्विवेलेंट आरएस हैं। ये क्या है, इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों में देखो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर ही है। तो इक्विवेलेंट आरएस जो होते हैं ना बेटा, ये मोर स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। देखो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये लिया आपका CH2 नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ लिया मैंने COH, ये कार्बन है। तो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो देखो ये इधर को जाएगा और ये वाला आपका यहाँ को आएगा बेटा। तो आप देखेंगे यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर आ जाएगा बेटा O नेगेटिव और ये हो जाएगा H। क्लियर है। अब ध्यान से देखो इन दोनों को, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या है सेकंड वाले में, बोलो ऑक्सीजन के ऊपर। तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है ना। और ये होता है आपका बेटा लेस स्टेबल, ठीक है ना। क्या होता है ये, लेस स्टेबल। तो नॉन इक्विवेलेंट आरएस को समझ गए आप, जब चार्ज डिफरेंट एलिमेंट के ऊपर हो, और अगर चार्ज सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक ही एटम के ऊपर है बेटा, तो वो होते हैं इक्विवेलेंट आरएस। तो इक्विवेलेंट आरएस मोर स्टेबल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो ये ऊपर वाला है ना बेटा, इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो है किसकी, इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी। इसको सेकंड मान लेते हैं हम, ठीक है ना, और इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है ना। क्लियर बात है। तो फर्स्ट वाले की रेजोनेंस एनर्जी सेकंड वाले से ज़्यादा होगी। क्लियर होगी बात। तो ये कंसेप्ट था हमारा इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट का, ये कहीं भी आपको मिल सकता है। क्लियर है। चलिए और देखिए बेटा, अगर कभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए बेटा, मान लो यहाँ पर आ गया हमारे पास में O डबल बॉन्ड C और यहाँ पर आ गया O नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पर आ गया O नेगेटिव, और एक इसका साथी आ गया हमारे पास में ये O डबल बॉन्ड N और O नेगेटिव। इसको हम फर्स्ट मान रहे हैं और इसको मान रहे हैं हम सेकंड। तो बताओ किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यार ये तो दोनों ही इक्विवेलेंट आरएस बनाएंगे। देखो क्या बनाएंगे, दोनों ही इक्विवेलेंट आरएस बनाएंगे, और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ऐसे ही घूमता रहेगा, ठीक है ना। और इससे कितने आरएस बनेंगे, 3 इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे, ठीक है। जबकि इससे कितने बनेंगे बेटा, 2 इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे। जितने सराउंडिंग एटम होते हैं ना, उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो मोर इक्विवेलेंट, तो ये कहा जाता है बेटा मोर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आरएस, उतनी ही रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। क्लियर है। तो फर्स्ट वाले की रेजोनेंस एनर्जी सेकंड वाले से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर दोनों ही में है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उतनी ही रेजोनेंस एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर इसी का, मान लो हमारे पास में ये है, देखो ये है हमारे पास, ध्यान से देखो O नेगेटिव फिनॉक्साइड आयन, ठीक है ना। तो जब ये फिनॉक्साइड आयन है और दूसरा हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर है O नेगेटिव। तो ये फर्स्ट है और ये क्या है हमारे पास में, सेकंड है। तो इसकी बताओ आप इनमें से किसकी जो है रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आप देखेंगे गाइस, जब ये यहाँ पर आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से कहाँ पर आ गया, कार्बन पर आ गया। तो इसका मतलब ये है आपका नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। जबकि यहाँ पर जब ये इधर को जाएगा बेटा, ये यहाँ पर जाएगा, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा इक्विवेलेंट आरएस। तो इक्विवेलेंट आरएस की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है किससे, नॉन इक्विवेलेंट। तो सेकंड की ज़्यादा होगी किससे बेटा, फर्स्ट से होगी। तो ये कंसेप्ट हो गया हमारा कौन सा, इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट का कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए नंबर 4 पे जो हमारा आ गया बेटा, वो आ गया एक्सटेंडेड एंड क्रॉस कंजुगेशन, ठीक है ना। पहले मैं आपको बता दूं बेटा एक्सटेंडेड कंजुगेशन क्या होता है। देखिए एक्सटेंडेड कंजुगेशन क्या होता है, ठीक है।
एक्सटेंडेड कंजुगेशन। अगर कंजुगेशन एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन में होता है तो उसे बोलते हैं हम एक्सटेंडेड कंजुगेशन। जैसे इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर हो गया बच्चों NH2, ठीक है ना। तो इसमें है एक्सटेंडेड कंजुगेशन। कैसे? ये लोन पेयर देखो इधर को ट्रांसफ़र होंगे, ये बॉन्ड इधर को ब्रेक होगा, ये इधर को होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेशन। तो ये अगर किसी में एक्सटेंडेड कंजुगेशन होता है तो वो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? मोर स्टेबल होता है, ठीक है। तो ज़्यादा स्टेबल होगा तो इसका मतलब इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होगी वो क्या होगी? आपकी ज़्यादा होगी। क्लियर होगी बात? अब देखते हैं हम किसको? नॉन इक्विवेलेंट आरएस को, सॉरी नॉन इक्विवेलेंट नहीं, क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस कंजुगेशन को। तो जो क्रॉस कंजुगेशन होता है, ठीक है ना, वो एक्सटेंडेड वाले से थोड़ा सा क्या होता है? लीस्ट स्टेबल होता है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी कम होगी। देखिए क्रॉस कंजुगेशन का मतलब होता है जब एक टाइम पर कंजुगेशन एक से ज़्यादा डायरेक्शन में हो। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल ये है CH2CH और यहाँ पर आ गया हमारे पास NH और ये आ गया जी हमारे पास CH और डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से देखिए, ये आपका लोन पेयर इधर भी जा सकता है कंजुगेशन में, ये इधर भी जा सकता है। तो इसको बोलते हैं हम क्या? क्रॉस कंजुगेशन, ठीक है ना। और ये लेस स्टेबल होता है बच्चों। क्या होता है? ये लेस स्टेबल होता है। तो इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होगी बच्चों वो भी क्या होगी? कम होगी। तो इसका मतलब अगर हम इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, तो कोई भी ऐसा केस अगर आपको मिलता है एक्सटेंडेड क्रॉस का, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे एक्सटेंडेड कंजुगेशन वाले की रेजोनेंस एनर्जी गाइस किससे ज़्यादा होगी? बोलो, क्रॉस वाले से ज़्यादा होगी, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, चलो एक्सटेंडेड कर क्रॉस का, ठीक है। चलिए देखिए, बताओ इसमें से किसकी ज़्यादा होगी? मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी बताइए आप, बताइए। ए में लिया है हमने ये CH2 डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH और जी यहाँ पर आ गया हमारे पास में पॉजिटिव, क्लियर है। और बी में हमारे पास है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर आ गया हमारे पास में प्लस और ये आ गया CH डबल बॉन्ड और CH2। आप देखेंगे एक कंजुगेशन इधर है, एक कंजुगेशन इधर है, ठीक है ना। तो इस वाले में क्या आ रहा है बेटा? क्रॉस कंजुगेशन आ रहा है। लेकिन इस वाले में आप देखोगे, इस वाले में एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। इसमें क्या है? एक्सटेंडेड, इसमें क्या? क्रॉस है। तो इसका मतलब रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी बेटा? ए की ज़्यादा होगी, किसकी कंपैरिजन में? बी की कंपैरिजन में। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट हो गया आपका एक्सटेंडेड और क्रॉस कंजुगेशन का गाइस, ठीक है। इसी प्रकार से आप क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखो एक क्वेश्चन देखो ज़रा, आपको बताना मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी बताइए। एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं यहाँ पे। ए में मेरे पास है यहाँ पे बेंजीन, ए में मेरे पास क्या है? बेंजीन है। और बी में मेरे पास क्या है गाइस? ये रही साइक्लोहेक्सेन। तो बताओ साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी? भैया एक ही होगी, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस, इसमें तो रेजोनेंस एनर्जी है ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ तो रेजोनेंस ही नहीं है, कंजुगेशन नहीं है। तो इसका मतलब जो रेजोनेंस एनर्जी होगी वो किसकी होगी? एक ही ज़्यादा होगी, बी से, ठीक है ना। लेकिन अगर कभी आपसे पूछता है इस वाले केस में कि स्टेबिलिटी बताओ किसकी होगी, तो बेटा स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किसकी? बी की, ए से, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी नहीं होती है। देखो साइक्लोहेक्सेन जो होती है आप जानते हैं बेटा, ये बोट और चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। तो इसकी स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये वो एग्जांपल था जिसको मैं आप बता रहा था आपको शुरुआत में ही कि रेजोनेंस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है स्टेबिलिटी, ठीक है। लेकिन रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की ही ज़्यादा होगी, क्लियर है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो, अगला जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है बेटा कौन सा? ओवरलैपिंग वाला। कौन सा बच्चा? ओवरलैपिंग, ठीक है। ओवरलैपिंग वाले कंसेप्ट को देखेंगे आप। मैंने आपको बताया था 2p ओवरलैपिंग क्या होता है? सबसे इफेक्टिव होता है गाइस। उसके बाद में क्या होता है? 2p और 3p होता है।
उसके बाद क्या होता है 2p और 4p होता है। तो p ऑर्बिटल का अगर साइज़ बढ़ेगा तो इधर से इधर चलने पर क्या है, जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो क्या हो रही है गाइस, कम हो रही है ना। तो सबसे बढ़िया ओवरलैपिंग होगी 2p के केस में, ओवरलैपिंग क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है आपकी। क्लियर है। चलो तो इसके ऊपर देखिए आप, मान लो हमारे पास में एक क्वेश्चन आ गया ऐसा कि ए में हमारे पास है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड और CH, और यहाँ पर आ गया हमारे पास में Cl, ठीक है। और बी में हमारे पास है गाइस CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आ गया हमारे पास में Br आ गया, ठीक है ना। और सी में हमारे पास आ गया CH2 डबल बॉन्ड और यहाँ गया CH, और यहाँ पर आ गया I। तो अब मुझे बताइए यहाँ पर जो ये कार्बन है ये कैसा है, 2p है, और ये जो Cl है इसके पास क्या होती है 3p। ये जो कार्बन है हमारे पास ये 2p है और यहाँ पर होगी 4p। ये जो कार्बन है हमारे पास 2p है और यहाँ पर हो गया 5p। तो अब मुझे बताइए ओवरलैपिंग कहाँ पे बढ़िया होगी, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इस वाली p में आसानी से जाएंगे, ये वाले इस वाले जब 2p में जाएंगे बेटा ये कम जाएंगे और इसका साइज़ आपका बहुत बड़ा होगा, यहाँ पर ओवरलैपिंग आपकी नहीं हो पाएगी। तो सबसे बढ़िया ओवरलैपिंग ए में है, तो यहाँ रेजोनेंस सबसे बढ़िया होगी, ध्यान रखना है ना। तो इसका मतलब रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा इस वाले केस में, ए के बाद बी के बाद सी। ये जो ऊपर लिखा है यही आपका रेजोनेंस एनर्जी का भी ऑर्डर है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। जहाँ पर ऊपर वाले सारे रूल फेल हो जाएंगे गाइस, तो फिर कौन से वाला कंसेप्ट चलेगा, ओवरलैपिंग वाला चलेगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं, एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। देखिए चलिए यहाँ ये, चलिए बेटा देखिए, मान लीजिए हमारे पास में क्या है, यहाँ पे ये है, यहाँ पर हमारे पास में है Cl, और बच्चों यहाँ पर क्या है हमारे पास में, बोलो, यहाँ हमने लगा दिया Br, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, और ये क्या है हमारे पास है आइडोबेंजीन, ठीक है, ये आइडोबेंजीन। तो बताइए यहाँ 2p का कंसेप्ट लग रहा है, इसके पास क्या है 3p और सॉरी यहाँ पर 3p और 2p का है, यहाँ 4p और 2p का है, और यहाँ पर 5p और 2p का है। तो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ये होगा, सबसे बढ़िया ओवरलैपिंग पहले वाले केस में होगी। तो यही ऑर्डर होगा किसका, रेजोनेंस एनर्जी का गाइस, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट हमारा बचा बेटा क्या, बोलो, वो बचा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट, ठीक है। जब ऊपर वाले सारे पॉइंट आपके फेल हो जाएंगे तो फिर आप अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला रूल, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ती है तो इसका मतलब रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है आपकी, उसकी कम होगी गाइस, ठीक है ना। वो अपने लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा। क्लियर है। चलो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला देखो, मान लीजिए हमारे पास में ए है CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये हो गया हमारे पास CH2 नेगेटिव। क्लियर है, ये हमारे पास है फर्स्ट मॉलिक्यूल। दूसरा हमारे पास क्या है गाइस, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर ले लिया हमने NH नेगेटिव। ध्यान से देखेंगे ये होगा हमारा सेकंड। तो अब बताइए किस में रेजोनेंस बढ़िया होगी। अब देखो लोन पेयर क्या जाएगा बेटा, डीलोकलाइज होगा ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर, ये नेगेटिव यहाँ आएगा और ये पाई बॉन्ड इधर को ब्रेक हो जाएगा, ये नेगेटिव यहाँ आएगा गाइस, ये वाला इधर को ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब मुझे बताइए कौन सा नेगेटिव चार्ज आसानी से डोनेट होगा इधर को। देखो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट हो जाएगा, जबकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो रेजोनेंस किस में बढ़िया होगी बेटा, इसमें होगी। तो इसका मतलब रेजोनेंस एनर्जी भी किसकी ज़्यादा होगी गाइस, फर्स्ट वाले की ज़्यादा होगी, किससे, सेकेंड वाले से। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलो एक क्वेश्चन करिए इसी के बेस पे आप। एक हमारे पास है बच्चों OH, ये लिखा मैंने OH, देखिए एक लिखा मैंने यहाँ पे बच्चों NH2। अब बताइए किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी बताओ। अगर मैं बात करूँ देखो तो नाइट्रोजन के पास भी क्या होती है, 2p होती है,
और यहाँ भी क्या होता है 2p होता है। ऑक्सीजन के पास भी 2p है और जो कार्बन है यहाँ भी 2p है। तो ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट तो यहाँ पे नहीं लगेगा और दोनों ही न्यूट्रल स्पीसीज़ भी हैं। तो अब ये देखेंगे कि कौन सा लोन पेयर आसानी से अपना डोनेट करेगा। तो ये इधर को डोनेट करेगा और ये भी यहाँ पे डोनेट करेगा, ये इधर को आ जाएगा और फिर इसका नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन इस रिंग के ऊपर हो जाएगा। तो देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर जो होती है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की हमेशा ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, यही हो जाएगा। इसकी क्या हो जाएगी, रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, मोर रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है ना, मोर रेजोनेंस एनर्जी, क्योंकि रेजोनेंस इसी में जल्दी होगी आपकी, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखो बेटा, जैसे मान लो कभी ये पूछा जाता है आपसे कि एक तो न्यूट्रल स्पीसीज़ होगी ये वाली NH2, ठीक है, और एक होगी आपकी इस प्रकार से, ये आ गया, ये देखिए यहाँ पर लगा दिया NH नेगेटिव। तो मुझे बताइए आप यहाँ पर कि बताओ अब रेजोनेंस किस में बढ़िया होगी। तो नेगेटिव चार्ज जल्दी डोनेट होता है, ध्यान रखना। तो ऐसे केस में ठीक है ना, रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, नेगेटिव चार्ज की, ठीक है ना। अगर सेम ही एटम का एनायन है आपका तो नेगेटिव चार्ज की जो होती है ना, जो माइग्रेशन पावर होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, ध्यान रखना लोन पेयर की कंपैरिजन में। क्लियर है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर क्वेश्चन है ये आज का। क्या ये सुपर क्वेश्चन, देखिए ये है आज का हमारा सुपर क्वेश्चन है। अब सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए, अगर इन सभी पॉइंटों को आप ध्यान रखेंगे तो रेजोनेंस एनर्जी का आपका क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, करेक्ट ऑर्डर बताना है, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, ये आपको बतानी है इसमें, ठीक है। देखिए पहला मॉलिक्यूल है हमारे पास में ये O, ये आ गया जी, इसको क्या बोलते हैं हम। दूसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास में, ये देखिए यहाँ पर है NH, ये रहा, और तीसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास गाइस यहाँ पर S, ये होगा। तो ये सभी जो हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये सभी क्या है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इनमें से आपको बतानी है किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी। अब आप देखिए ध्यान से, जब दो लोन पेयर होते हैं तो एक ही रेजोनेंस में जाता है, तो जब ये इधर को रेजोनेंस में जाएगा तो गाइज ये इधर को आएगा, है ना, ये लोन पेयर भी इधर को जाएगा तो ये ऊपर को जाएगा, ये लोन पेयर इधर को जाएगा तो ये भी यहाँ को आएगा। तो जब ये लोन पेयर डिलोकलाइज होगा तो देखो अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा ना गाइज, ये बनेगा ना, ध्यान से देखो, ये देखो ये बनेगा बेटा, क्या बनेगा, ओ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। क्लियर है, ठीक है। इसमें भी जब ये लोन पेयर डिलोकलाइज होगा तो देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा गाइस, NH, और यहाँ जाएगा इसके ऊपर पॉजिटिव, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, नेगेटिव यहाँ आएगा, एक डबल बॉन्ड यही रहेगा। लास्ट में सल्फ़र का जो लोन पेयर है जब ये डिलोकलाइज होगा तो इस सल्फ़र के ऊपर भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ जाएगा नेगेटिव और ये जाएगा डबल बॉन्ड। क्लियर है। तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। देखो गाइस, रेजोनेंस एनर्जी कैसे पता करेंगे हम, जब ये लोन पेयर चला जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इन सभी के ऊपर पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी आप देख लीजिए, पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर ज़्यादा स्टेबल होगा। पॉजिटिव चार्ज की क्या देखनी है आपको, स्टेबिलिटी देखनी है, ठीक है ना। देखो पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होता है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर। तो इन तीनों में देखो सबसे ज़्यादा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सल्फ़र है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर होगी बात। और उसके बाद में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल रहेगा। तो इसका मतलब रेजोनेंस एनर्जी का जो इन तीनों के केस में ऑर्डर आएगा वो ये आएगा, ये वाला बेटा। तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो होगी आपकी, इसकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। तो अब आप सभी क्वेश्चन जो है रेजोनेंस एनर्जी के बेटा सोल्व कर सकते हो, ठीक है। लास्ट देखिए,
एक होता है बेटा लास्ट में देखिए रेजोनेंस एनर्जी का फ्राइज रूल होता है बेटा। एक क्या होता है आपका, एक फ्राइज रूल होता है। फ्राइज रूल के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है। देखो कैसे, फ्राइज रूल क्या होता है भैया, फ्राइज रूल ये कहता है कि वो स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है जिसमें सबसे ज़्यादा एरोमेटिक रिंग होती है। मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज़ मोर स्टेबल which has more number of बेंजीन रिंग। ठीक है ना, मतलब जब बहुत सारी पॉलीसाइक्लिक वाले कंपाउंड हो, ठीक है ना, तो उसमें फ्राइज रूल आपको लगाना है। तो हमेशा ध्यान रखना है फ्राइज रूल क्या कहता है कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बेंजीन रिंग होते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास में कि हमारे पास एक तो ये वाला एग्जांपल है, देखो ध्यान से देखो, एक हमारे पास ये है, ये हो गया गाइस, ये वाला होगा, इसका नाम है नेफ्थलीन। ठीक है, दो रिंग दिखाई दे रही हैं, नेफ्थलीन है और इसमें 2 4 6 8 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है गाइस। ठीक है, अब दूसरा देखिए क्या है, एक इस तरह से आता है, ये तो ऊपर वाले कंपाउंड कैसा है, इसको बोलते हैं, दोनों रिंग कैसी है, फ्यूज रिंग है। ये आइसोलेटेड रिंग है, मान लो इस तरह से, ये ले लो, ये देखो, ये आइसोलेटेड रिंग है। तो आइसोलेटेड अगर रिंग होती है तो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, तो इसमें एरोमेटिसिटी देखने के लिए हम इंडिविजुअल रिंग को देखते हैं, अलग अलग रिंग को देखते हैं। तो देखो यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है। ठीक है ना, ये दोनों रिंग हर समय क्या रहेंगी बेटा, एरोमेटिक रहेंगी। लेकिन जब आप इसके क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो केवल जो होता है आपका एक स्ट्रक्चर जो बनेगा, एक ही स्ट्रक्चर क्या होता है, एक ही स्ट्रक्चर में क्या होती है, बेंजीन रिंग होती है। क्या होती है, बेंजीन रिंग। मतलब दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे ना, उन दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग होगी, ये वाली। ठीक है ना, और एक में बेंजीन रिंग नहीं होगी। लेकिन इन दोनों इस स्ट्रक्चर में सेकंड वाले में क्या है, ये दोनों रिंग हमेशा ऑलवेज क्या रहेंगी, बेंजीन रिंग की फॉर्म में रहेंगी। तो इसका मतलब इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है वो आपकी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। क्लियर है, ध्यान रखना। चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए फ्राइज के ऊपर। मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है, ये आ गया, ये आ गया, एक आ गया आपका ये वाला, देखिए ये इस तरह से, इसका नाम क्या है बोलो, एंथ्रेसीन है। ठीक है ना, तो एंथ्रेसीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बना रखे हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो केवल 2 रिंग जो होंगी वो क्या होंगी, आपकी 2 रिंग ही हमेशा क्या रहती हैं, बेंजीन की फॉर्म में रहेंगी, 2 रिंग ही बेंजीन वाली होंगी इसमें। ठीक है ना, और इसका कंपैरिजन अगर हम करते हैं किसी दूसरे से, ये तो होगी फ्यूज वाली, और सेकंड में देखते हैं हम क्या, इस प्रकार की बेटा, एक हमारे पास में ये रिंग हो गई, ये एक हमारे पास में ये हो गई, ये देखिए एक हमारे पास में ये हो गई। तो इन दोनों में अगर पूछता है किसकी रेजोनेंस एनर्जी आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो आप इसमें 2 ही रिंग हमेशा क्या रहेंगी बोलो, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है ना, और तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में केवल 2 ही स्ट्रक्चर ऐसे होंगे। ठीक है, मतलब तीनों स्ट्रक्चर में हमेशा 2 ही रिंग हमेशा एरोमेटिक रहेंगी, बेंजीन रिंग रहेंगी, 2 स्ट्रक्चर में ही, यानी कि 2 बेंजीन रिंग रहेंगी इसमें। ठीक है ना, और अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं तो मेरी वीडियो है उसको देख सकते हैं आप। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर ये तीनों रिंग जो हैं आपकी हमेशा एरोमेटिक रहेंगी, तीनों बेंजीन रिंग हमेशा क्या रहेंगी बेटा, एरोमेटिक रहेंगे तीनों रिंग। लेकिन इसमें 2 ही रिंग हमेशा क्या रहती हैं, बेंजीन रिंग की फॉर्म में रहती है। क्लियर है, तो रेजोनेंस एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो रेजोनेंस एनर्जी आपकी क्या होगी, सेकंड वाले की ज़्यादा होगी, किससे, फर्स्ट से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको रेजोनेंस एनर्जी के क्वेश्चन सोल्व करने आ गए होंगे। ठीक है ना, जो मैंने आपको 6 पॉइंट बताए हैं उनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से।